वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र के अध्याय 1 को करेंगे। अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी। इसमें अभ्यास के प्रश्नों के साथ साथ हम उनकी व्याख्या भी करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि लोकतंत्र में सरकार के कितने अंग हैं। तो लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका से हमारा तात्पर्य कानून बनाने से है। कार्यपालिका का तात्पर्य हमारा उन कानूनों को लागू करवाने का है और न्यायपालिका से कानूनों के उल्लंघन को रोकना है। अगर कोई कानूनों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे न्याय देती है। श्रीलंका पहली बार स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। श्रीलंका का जो गृह युद्ध था किन 2 समुदायों के बीच में रहा? वह था सिंगली, जो कि वहाँ के स्थानीय लोग थे, और तमिल, जो कि भारत से विस्थापित थे। सत्ता के बंटवारे का एक क्या लाभ होता है? सत्ता के बंटवारे से विभिन्न जो दल होते हैं, सामाजिक समूह होते हैं समाज के, उनके बीच के टकराव को रोका जा सकता है उनमें सत्ता के बंटवारा करने के बाद। लेबनान देश में किन 4 समुदायों के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ? वहाँ पर कैथोलिक ईसाई, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के बीच में सत्ता का बंटवारा हुआ। अब हम मुख्य क्वेश्चंस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। सत्ता की साझेदारी से अर्थ हमारा यह है किसी भी देश की सत्ता में किन किन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। लंबे समय से ये धारणा चलती आ रही थी कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। वर्तमान में समय के अनुसार सत्ता की साझेदारी के 4 रूप सबसे ज्यादा प्रचलन में हैं। इसमें सबसे पहला है शासन के विभिन्न अंगों की सत्ता में साझेदारी, अर्थात शासन के जो 3 अंग हम पहले बता चुके हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें हर स्तर पर अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों पर को एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करने की छूट दी गई है। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक दूसरे के किसी भी अधिकार क्षेत्र में असीमित उल्लंघन नहीं करेगा, दूसरे के उसमें रुकावट नहीं करेगा। प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश भी रखता है कि कहीं वो अपने अधिकारों का प्रयोग गलत तो नहीं कर रहा है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। दूसरी अगर हम बात करें सरकार के विभिन्न सत्रों की सत्ता में हिस्सेदारी, सरकार के बीच भी विभिन्न सत्रों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे समस्त देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, परंतु विभिन्न प्रांतों में वहाँ के स्थानीय लोगों की भी अपनी अपनी सरकारें रहें। समस्त देश के लिए बनने वाली ऐसी सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार किया कहा जाता है, जबकि प्रांतीय स्तर की सरकारों को या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को प्रत्येक जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकारें कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार में बीजेपी की केंद्रीय सरकार है, जबकि अलग अलग राज्यों में विभिन्न दलों के द्वारा सरकार का निर्माण किया गया है। प्रत्येक देश में ऐसा बंटवारा नहीं होता। यह वह की स्थानीय और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए या वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर होता है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारों को मान्यता ही नहीं दी गई, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस आधार पर और किन किन क्षेत्रों में होगा। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के अलग अलग बंटवारा कर देने से वह एक दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करते। तीसरा हमारा है सामुदायिक स्तर पर सत्ता में भागीदारी। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों
जैसे भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण था। बेल्जियम का जो समाज था वो विभिन्न लोगों से मिलकर बना हुआ था। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान होता है, उल्लेख होता है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को भी विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। जैसे भारत में, हमारे देश में पंचायती राज संस्थाओं में सामुदायिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। चौथा है दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के रूप में हिस्सेदारी। सत्ता की हिस्सेदारी का एक अन्य रूप हम दबाव समूह या राजनीतिक दलों की गतिविधियों के रूप में देखते हैं। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एक प्रत्यक्ष दिखती है, और क्योंकि दो से अधिक पार्टियां जब मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं तो एक दूसरे पर दबाव बनाना स्वाभाविक सी बात है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान व औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। ये वो समूह हैं जो सीधे सरकार में भागीदारी नहीं करते, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से ये सरकार के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधे भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए समय समय पर दबाव बनकर ये समूह भी सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।